अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम अपना जो पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने बात की, एक तो हमने चार्ज के मतलब पढ़ा, उसके बाद हमने पॉइंट चार्ज, फिर हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट चार्ज के मतलब। ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? बेसिकली टेस्ट चार्ज जो है वो किसी भी दूसरे चार्ज जो कि रियल चार्ज होगा, किसी भी दूसरे रियल चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए या किसी दूसरे रियल चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करने के लिए जो चार्ज इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पर एक बात बतानी आपको ज़रूरी है कि जो हम टेस्ट चार्ज यूज़ करते हैं वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो जस्ट हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। तो उसकी अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। उसके अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होती? क्योंकि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो रियल में एग्जिस्ट ना करने की वजह से हम कहते हैं कि वो जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपनी नहीं है। तो जस्ट ऐसा चार्ज जो किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इससे आगे हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? कंजर्वेशन, कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट रहना। इसका मतलब होगा कि जितना भी चार्ज होगा वो जिस बॉडी में होगा, अगर हम कोई सा भी एक बॉडी लें उसमें ये चार्जेस हैं, तो इसका मतलब होगा कि ये जितने भी चार्जेस हैं ये इनके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं इनके ऊपर जितना भी टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मीन्स कि हम इसका मतलब ये ले सकते हैं कि चार्ज को ना ही तो पैदा किया जा सकता है और ना ही चार्ज को फना किया जा सकता है। हाँ, इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जब हम कहते हैं कि कोई सा भी बॉडी है और वो चार्ज हो गया है, तो चार्ज होने का मतलब ये होता है कि उससे हमने एक बॉडी से चार्ज को ट्रांसफ़र दूसरी बॉडी पर करवाया है। तो इसका मतलब होगा कि टोटल जितना भी हमारे पास चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। हम चार्ज को ख़त्म नहीं कर सकते, ना ही न्यू चार्ज को पैदा कर सकते हैं। हम इतना कह सकते हैं कि जो चार्ज हमने ट्रांसफ़र करवाया है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इसके आपको एग्जांपल अगर दें तो जब हम पेंट करने लगते हैं कोई सी भी चीज़, तो पेंट करने के लिए जो गन पाउडर जिसमें से वो गन में से निकलता है, तो जब गन पाउडर गन में से निकल रहा होता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है और उससे पहले ऑलरेडी जिसको हमने वो कलर करना होता है उसको ऑलरेडी ही हमने चार्ज दिया गया होता है। तो इस तरह एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज में क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका मतलब होगा कि टोटल चार्ज जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। बच्चों, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट दिए पूरे चैप्टर से रिलेटेड के स्टैटिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है, उसके बाद चार्ज के बारे में आपको बताया, फिर आपको बताया कि वो पॉइंट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, कंजर्वेशन क्या है, और कूलम्ब्स लॉ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ओम्स लॉ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये सारे बात में आपको बेसिक पूरे चैप्टर के कंसेप्ट दिए। आज हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ बेसिकली हमारे पास वो फोर्स है जो दो चार्जेस के दरमियान Q1 और Q2, कोई से भी दो चार्जेस हैं, उनके जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जो फोर्स होगी दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा R उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमारे पास होती है कूलम्ब्स लॉ। तो कोई से भी दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस, उनका प्रोडक्ट चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके दरमियान फासला के जो उनके दरमियान डिस्टेंस है उसके इनवर्स, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखें, from 1 and 2 we get F proportional Q1 Q2 over R square।
तो इसका मतलब ये होगा कि Q1 Q2 और R स्केयर कि Q1 Q2 तो उनका जो प्रोडक्ट है वो F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R स्केयर के वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर हम F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्केयर, जहाँ पर जो K है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होगा कि यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ दी स्पेस, अब इसकी जो वैल्यूज है वो मुख्तलिफ चेंज होती रहेंगी। अगर दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है तो फिर K की वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान कोई और चीज़ है, मीन्स की स्पेस से हट कर कोई चीज़ है, तो फिर K की वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर दो चार्जेस के दरमियान स्पेस जो कोई सी भी फ्री स्पेस वो है तो फिर उसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, तो F इज इक्वल टू यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्केयर। ये हमारे पास कूलम्स लॉ होगा। कूलम्स लॉ बेसिकली हमारे पास बताता क्या है, फिर मैं रिपीट करता चलता हूँ कि कूलम्स लॉ दो चार्जेस के दरमियान दो चार्जेस का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके स्केल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पर K जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर दो के दरमियान दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस जो होगी तो फिर हमारे पास K इज इक्वल टू 1/4, तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी K की वो निकलेगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, जो K की वैल्यू होगी 9 मल्टीप्लाई बाय 9 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो होगी जब दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस होगी, उनके दरमियान और कोई चीज़ नहीं होगी, तो फिर हमारे पास K की वैल्यू ये निकलेगी। अब आपको आगे पढ़ाया जाएगा वेक्टर फॉर्म्स ऑफ द कूलम्स लॉ। तो उनको वेक्टर फॉर्म की शक्ल में कैसे लिखा जाता है, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या होगा, यहाँ पर दो चार्जेस होंगे। यहाँ पर ये बात बड़ी गौर से समझने वाली है, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा इसको याद कैसे रखना है। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, और जब इस पर फोर्स तो वो हमारे पास F21। अब ये लिखने का तरीका जो है ना, ये आपको याद होना चाहिए। इसको कैसे लिखना है कि F21 क्यों लिखना है, F पे मैं ये भी आगे एक पॉइंट करूँगा कि ये चार्ज Q2 है, ये Q1 है, तो इसको हम इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसको हम कहेंगे F12, F12। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई सी भी दो चार्जेस हैं, जब चार्ज F21 उस वक्त होगी when चार्ज Q2 when charge Q2 when force exerted on charge Q2 by Q1, कि जब Q1 जो होगा वो Q2 पर जब फोर्स लगा रहा होगा उस वक्त जो फोर्स होगी F21 होगी। मीन्स कि जिस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसको हम कहेंगे F2। मीन्स को उसको पहले लिखेंगे। अब अगर नीचे वाले पर बात करें तो उसका मतलब होगा कि Q2 जो है वो Q1 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे Q1 F of 12। तो F of 12 का मतलब होगा when force exerted on charge Q1 by
Q2 कि जब चार्ज जो है वो Q1 जो होगा वो Q2 पर फोर्स को एक्सर्ट करेगा। अब अगर मैं एक बात आपको बताता चलूँ, जब भी मैं चार्ज का जिक्र करूंगा तो चार्ज का जिक्र करने का मतलब होगा कि वो चार्ज पार्टिकल होगा। तो हम अपनी आसानी के लिए हम कहते हैं चार्ज, बेसिकली उसका पीछे मकसद चार होता है, वो चार्ज पार्टिकल है। मीन्स कि Q1 भी कोई सा चार्ज पार्टिकल है, Q2 भी कोई सा चार्ज पार्टिकल है। और जब Q1 Q2 पर फोर्स एक्सर्ट करता है तो इसका मतलब होगा कि वो F21 होगा। मीन्स कि जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो पहले लिखेंगे। तो जो कूलम्स लॉ होगा वो हमारे पास अब क्या बन जाएगा, जब F21 होगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू ये R यूनिट वेक्टर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, R21 जो है वो यूनिट वेक्टर होगा ऑन एक्सर्टेड द फोर्स ऑफ FQ ऑन Q1 ऑन Q2 कि जो चार्ज Q1 जो है वो Q2 पर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। सिमिलरली तो जब 1-2 होगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा R12 यूनिट वेक्टर। सिंस वी नो दैट, यहाँ से हमें शक्ल से पता चल रहा है कि ये फोर्स इस सिमत में लग रही है तो इसका इंटरेक्शन ये सिमत होगी, ये फोर्स इस सिमत में लग रही है तो इसकी डायरेक्शन इस सिमत में होगी। तो इसका मतलब होगा कि दोनों डायरेक्शन आपस में उलट है। तो जब दोनों डायरेक्शन उलट में हैं तो फिर क्या होगा, R21 जो होगा R21 वो इक्वल होगा माइनस R12 के। R21 जो होगा वो माइनस R12 के इक्वल होगा। हम क्या करेंगे, ये इसको नाम ले इक्वेशन नंबर 1 का, ये इसको नाम ले इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये वैल्यूज R21 माइनस R12 के इक्वल है तो मैं R21 की जगह पर माइनस R12 पुट करूंगा। F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू माइनस R12। ये मैंने माइनस R12 क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है, शक्ल से पता चल रहा है कि दोनों फोर्सेज इक्वल हैं, लेकिन वो दोनों मुखालिफ सिमत में हैं। तो मुखालिफ में होने का मतलब होगा कि जो इनके यूनिट वेक्टर हैं वो भी होंगे इक्वल, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन होने के मतलब से हमने R21 को रिप्लेस कर लिया माइनस R12 से। अब माइनस को बाहर निकाल लें, जब माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू R12 यूनिट वेक्टर। अब अगर आप गौर करें तो ये जो इसके ऊपर मैं भी ज़्यादा लगा रहा हूँ, ये सारा जो है वो F12 की इक्वल है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, F21 क्योंकि हम यूनिट वेक्टर को डिस्क कर रहे हैं तो ऊपर वेक्टर भी लगाना जरूरी होगा। F12 तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, जिसकी वजह से माइनस क्या वैल्यू निकालना। अब हम बात करते हैं जब दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रख दिया जाता है। मीन्स का आप अगर फ्री स्पेस नहीं है, पहले हम बात कर रहे थे फ्री स्पेस की, अगर दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है तो फिर उस पर क्या असर होता है। अगर दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस नहीं है तो और है तो फिर वो क्या बन जाएगा, तो जब और होगा तो उसके दरमियान परमिटिविटी और फ्री स्पेस नहीं होगी, फिर आप एप्सिलॉन आर उसमें इंक्रीज कर लेंगे, जो परमिटिविटी होगी वो एप्सिलॉन आर हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू R यूनिट वेक्टर। यहाँ पर यूनिट वेक्टर अगर ना भी लगाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वेक्टर की शक्ल में हम बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर लगा लें तो उससे भी कोई फर्क नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, अब एप्सिलॉन आर की जगह पर आप उसमें इंक्रीज क्या हो गया, एप्सिलॉन आर। मीन्स कि आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सिर्फ एप्सिलॉन आर ही नहीं है, आप हमारे पास क्या है एप्सिलॉन आर। तो इसको F डैश कह रहे हैं, F डैश इक्वल टू 1/1 एप्सिलॉन आर वैल्यू निकालें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू R वेक्टर 1/एप्सिलॉन R
ये सारा जो है इतनी चीज़ ये हमारे पास एफ की इक्वल आ रही है, तो एफ प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर एफ ओवर एप्सिलॉन आर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस या हटकर अगर थर्ड को ये मीडियम इन्वॉल्व करते हैं तो उससे हमारे पास क्या कौन सी इक्वेशन होती है एफ प्राइम। अब ये एफ प्राइम वो फोर्स होगी जब हमारे पास कोई थर्ड फोर्स उसमें इन्वॉल्व होगी और थर्ड मीडियम इन्वॉल्व होगा, और एप्सिलॉन आर जो होगा वो परमिटिविटी होगा और इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। फ्री स्पेस से हटकर फ्री स्पेस में 8.85 यहाँ पर इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब होगा कि जो जब कोई चीज़ जब कोई मीडियम हम दो चार्जेस के दरमियान रखते हैं तो फिर जो फोर्स होगी वो रिड्यूस होगी, क्योंकि उसने फिर टोटल फोर्स को एप्सिलॉन आर पर डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने की वजह से एफ प्राइम जो होगा वो हमारे पास रिड्यूस होगा। तो हम कहेंगे कि एफ जो होगा एफ प्राइम जो है वो लेस देन है एफ से। एफ प्राइम जो है वो क्या है, लेस देन है किससे, एफ से। तो इसका मतलब होगा या हम इसको अगर सिंपली ऐसे लिखेंगे एफ ग्रेटर देन है एफ प्राइम से, तो टोटल जो फोर्स होगी जो जब उनके दरमियान फ्री स्पेस होगी तो उस वक्त जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे उनके ऊपर वो ग्रेटर देन होगी। जब उनके दरमियान कोई मीडियम रख दें तो मीडियम रखने की वजह से उनके ऊपर फोर्स जो लग रही होगी वो टोटल फोर्स क्या होगी, स्मॉल होगी। ये तो था आज का हमारा कॉलम्स लॉ का टॉपिक। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे।